नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 528। वट क्लिनिकल इंडिकेटर डज अ नर्स आइडेंटिफाई दैट सजेस्ट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग यूरिनरी रिटेंशन। एक व्यक्ति में यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है, पेशाब बाहर नहीं जा रहा है, अंदर रुक रहा है और ओवरफ्लो हो रहा है ब्रेन अटैक के बाद। इसके क्या क्या लक्षण हैं कि व्यक्ति में यूरिन का रिटेंशन हो रहा है। तो याद रखें, अगर उसको बार बार पेशाब लग रही है तो समझ जाइए कि यूरिन रिटेन कर रहा है, एक बारी में ही पूरा ख़त्म नहीं हो रहा है, पूरा बाहर नहीं जा रहा है। तो बार बार पेशाब का लगना और सुप्रा प्यूबिक रीजन में डिस्टेंशन होना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। सुप्रा प्यूबिक रीजन ब्लैडर के ऊपर वाला जो भाग होता है लोअर एब्डोमेन में, उसे कहते हैं सुप्रा प्यूबिक रीजन। और सुप्रा प्यूबिक रीजन में अगर आपको डिस्टेंशन नज़र आ रहा है, अगर वो उठा हुआ नज़र आ रहा है, बल्जिंग नज़र आ रही है, समझ जाइए कि यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में क्या कर रहा है, यूरिन रिटेंशन कर रहा है, रुक रहा है। ठीक है, समझ में आया। सुप्रा प्यूबिक में ही हम निडिल डाल के एस्पिरेशन भी करते हैं। अगर हमें कभी मान लीजिए किसी छोटे बच्चे का स्टेराइल यूरिन चाहिए कल्चर के लिए, तो हम सुप्रा प्यूबिक में निडिल डालते हैं और वहीं से सीधा डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, यूरिन को एस्पिरेट कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, दो आंसर होंगे, फ्रीक्वेंट वॉइडिंग और सुप्रा प्यूबिक डिस्टेंशन। बच्चे ओलिगूरिया पता है आपको, आंसर यहाँ पे नहीं होगा ओलिगूरिया, लेकिन 400 ml से कम को ओलिगूरिया कहते हैं। 100 ml से कम जब पेशाब बनता है पूरे 24 घंटे में तो उसे एनूरिया कहते हैं। एनूरिया 100 ml से कम, ओलिगूरिया 400 ml से कम। पॉलीयूरिया 2000 ml से ज़्यादा जब होता है तो उसे पॉलीयूरिया कहते हैं। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। और ब्लैडर की कैपेसिटी भी आपसे पूछ सकता है, तो ब्लैडर कैपेसिटी कितनी होती है, 1 लीटर 1000 ml होती है। ठीक है, और रिजर्वायर ऑफ यूरिन, यूरिन को रिजर्व कौन करके रखता है, पूछा जाता है। रिजर्वायर ऑफ यूरिन क्या होता है, ब्लैडर। और रिजर्वायर ऑफ बाइल क्या होता है, बाइल को कौन स्टोर करके रखता है, गॉल ब्लैडर। और रिजर्वायर ऑफ स्टूल कौन होता है, लास्ट का भाग, सिग्मोइड कोलोन। तो ये याद रखिएगा, ये 3 आपसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 529। आ क्लाइंट हैज़ लेफ्ट हेमीप्लेजिया, एक व्यक्ति को लेफ्ट हेमीप्लेजिया हो गया है बिकॉज ऑफ ब्रेन अटैक, ब्रेन अटैक की वजह से लेफ्ट हेमीप्लेजिया हो गया है। व्हाट कैन द नर्स डू टू कंट्रीब्यूट टू क्लाइंट रिहेबिलिटेशन, क्लाइंट को रिहेबिलिटेट वापस सही करने के लिए नर्स क्या कर सकती है। एक बात याद रखना बच्चे, जब भी कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक ही पोजीशन में पड़ा रहता है उस व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्चर होने का खतरा हो जाता है। कॉन्ट्रैक्चर, अकड़न जिसे हम कहते हैं। आप इमेज देखिए, इस तरीके की जो अकड़न होती है उसे कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है उन मरीजों में जिनको गलत तरीके से पोजीशन किया गया है लंबे समय तक। ये देखिए, ये सारे कॉन्ट्रैक्चर के एग्जाम्पल हैं। इसीलिए इनसे बचाने के लिए आपको मरीज को क्या करना है, 2 काम करना है, हमेशा याद रखना। एक तो व्यक्ति की पोजीशन को चेंज करते रहें ताकि एक ही पोजीशन में व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्चर ना डेवलप हो जाए। एक तो पोजीशन चेंज करते रहें और दूसरा व्यक्ति को पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराएं। पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज यानी आप अपने हाथ से खुद उसके पाँव को इस तरीके से फ्लेक्शन एक्सटेंशन करेंगे। ठीक है, तो याद रहे, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराने से और पोजीशन चेंज करवाने से व्यक्ति में कॉन्ट्रैक्चर या फिर अकड़न नहीं होती है। तो आंसर क्या जाएगा, क्या करेगी नर्स, पोजीशन करेगी क्लाइंट को ताकि प्रिवेंट किया जा सके कॉन्ट्रैक्चर्स को। यही इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 530। अ क्लाइंट हैड अ ब्रेन अटैक, एक व्यक्ति को ब्रेन अटैक हुआ एंड बेड रेस्ट इज ऑर्डर्ड, ब्रेन अटैक के बाद बेड रेस्ट के लिए उस व्यक्ति को बोला गया है। व्हाट कैन द नर्स यूज टू बेस्ट प्रिवेंट फुट ड्रॉप इन अ क्लाइंट, एक व्यक्ति में फुट ड्रॉप को बचाने के लिए नर्स सबसे बेहतरीन इनमें से क्या इस्तेमाल कर सकती है। एक और एक मात्र आंसर जाता है बच्चे, स्प्लिंट्स यूज़ किया जाता है ताकि व्यक्ति को फुट ड्रॉप ना हो। देखिए डायग्राम, ये देखिए बच्चे, ये हैं स्प्लिंट्स जो यूज़ किए जाते हैं फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा क्या यूज़ करते हैं, स्प्लिंट। और फुट ड्रॉप क्या होता है वो भी देख लीजिए। ये है फुट ड्रॉप, ये है नॉर्मल फुट और इस तरीके से फुट ड्रॉप हो जाता है। और ये क्वेश्चन भी आता है बच्चे कि फुट ड्रॉप किस नर्व की वजह से होता है, डीप पेरोनियल नर्व। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। पेरोनियल यानी पैरों की नर्व, इस तरीके से याद कर सकते हैं। पेरोनियल नर्व की वजह से क्या होता है, फुट ड्रॉप होता है। ये सारी इमेज फुट ड्रॉप की है। और फुट ड्रॉप को
प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्प्लिंट, जो मैंने आपको डायग्राम्स दिखाए। चलिए नेक्स्ट, डीप पेरोनियल नर्व याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, फुट ड्रॉप से रिलेटेड है। फुट ड्रॉप में पेरोनियल नर्व की वजह से फुट ड्रॉप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 531, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम द नर्स शुड अलाउ एन ओल्डर क्लाइंट विद ब्रेन अटैक टू रिमेन इन वन पोजीशन। एक पोजीशन में एक व्यक्ति को कितने समय तक रहने के लिए अलाउ कर सकती है एक नर्स जिसे ब्रेन अटैक है। जाहिर सी बात है, हमें पता है हर व्यक्ति की, कोई भी व्यक्ति है उसका हर 2 घंटे में हमें पोजीशन चेंज करना होता है। तो मैक्सिमम अलाउड कितना होता है, यहाँ पर अलाउड होता है कि आप मैक्सिमम 2 घंटे तक एक पोजीशन में रह सकते हो। तो 1 से 2 घंटा अलाउड होता है, उसके बाद आपको पोजीशन चेंज करनी ही करनी है। और अगर कोई व्हील चेयर में बैठा है ना बच्चे, तो व्हील चेयर में हर 15 मिनट में उसकी पोजीशन चेंज करते हैं। और अगर कोई बेड पर लेटा है तो हर 2 घंटे में उसकी पोजीशन चेंज करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 532, अ क्लाइंट विद हेमीपैरेसिस इज रिलेक्टेंट टू यूज़ अ केन। एक व्यक्ति जिसे हेमीपैरेसिस है उसे केन यूज़ करने के लिए बोला गया है चलने के लिए। मैं अभी आपको इमेज दिखा दूंगा। द नर्स एक्सप्लेन द क्लाइंट दैट द केन इज़ नीडेड टू, जो केन है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इमेज, ये है बच्चे केन। तो नर्स क्या बताएगी कि ये केन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। एकमात्र आंसर जाएगा मेंटेन बैलेंस टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी, आपका बैलेंस बनाने के लिए, ताकि आपकी स्टेबिलिटी अच्छी हो, है ना, वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट आपको मिलते चलते समय और आपकी स्टेबिलिटी अच्छी हो, ठीक है। क्योंकि हेमीपैरेसिस से इनस्टेबिलिटी हो सकती है आपको, है ना, तो आपको फॉल का रिस्क है, इसलिए स्टेबिलिटी को बनाने के लिए आपको केन का इस्तेमाल करना चाहिए, नर्स उसे बताएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 533, ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि कोई भी नर्स किसी क्लाइंट को क्या हेल्थ एजुकेशन देगी ताकि उसको रेगुलर पैटर्न ऑफ डेफिकेशन बन जाए, रोज वो सेम टाइम पे बाथरूम जाए। आंसर है पेरिस्टाल्सिस इनिशिएटेड बाय गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। जो पेरिस्टाल्सिस होता है वो स्टार्ट होता है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स से। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स क्या होता है, जब आप खाना खाते हो तो आपका जो स्टमक है वो पूरा डिस्टेंडेड हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है कोलोन में, और कॉन्ट्रैक्शन होके जो भी स्टूल है वो बाहर निकलता है। तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की वजह से डेफिकेशन होता है, इसलिए रेगुलर पैटर्न अगर उसे बनाना है तो उसे हम ये समझाएंगे कि पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट होता है जब गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स किसी व्यक्ति में स्टार्ट होते हैं। तो इतना या सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 534, अ नर्स में फाइंड आउट दैट ऑप्टिमम न्यूट्रिशन अ क्लाइंट विद ब्रेन अटैक नीड असिस्टेंट विद ईटिंग, व्हाट शुड द नर्स डू। ये कह रहा है एक नर्स को लगता है कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के लिए अगर व्यक्ति को पूरा भरपूर न्यूट्रिशन चाहिए ब्रेन अटैक के बाद, तो उसको असिस्टेंस चाहिए होता है, खाने में उसको मदद चाहिए होती है ना। तो नर्स को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए क्लाइंट को कि वो फीडिंग प्रोसेस या खाते समय पार्टिसिपेट करे, वो खुद भी थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से खाए। क्योंकि ब्रेन अटैक के बाद एक बात का ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि व्यक्ति खुद की केयर खुद करे, ठीक है, वो खुद पार्टिसिपेट करे अपने केयर में, ताकि उसकी एबिलिटीज़, उसकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो बढ़े, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल होता है कि उसको खुद अपनी केयर में शामिल हो। तो आंसर जाएगा कि उसको फीडिंग प्रोसेस के दौरान उसको भी पार्टिसिपेट करवाना है। इतना ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 535 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कह रहा है सक्सेस ऑफ बाउल ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आप बाउल को ट्रेन कर रहे हो, बाउल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होती है, उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति जब डेफिकेशन करने जाएगा तो वो सेम टाइम पे जाएगा, अडेयरिंग टू डेफिनेट टाइम फॉर अटेम्प्टेड इवैक्यूएशन, ठीक है। कोई भी व्यक्ति डेफिकेशन के लिए अगर जाता है तो उसको सेम टाइम पर जाना होता है, डेफिनेटिव टाइम में, यही बस लिखा गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 536, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हैविंग यूरिनरी इनकंटिनेंस। एक व्यक्ति को यूरिनरी इनकंटिनेंस है ब्रेन अटैक के बाद। व्हाट एक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन प्लान ऑफ केयर टू लिमिट द अकरेंस ऑफ यूरिनरी इनकंटिनेंस। यूरिनरी इनकंटिनेंस को ठीक करने के लिए नर्स क्या करेगी, मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है ना, तो उसका जो फुल रेक्टम है ना, उसका दबाव पड़ता है ब्लैडर पे, जिसकी वजह से ब्लैडर में से जब ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है तो बार बार पेशाब लीक होता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को यूरिनरी इनकंटिनेंस से बार बार पेशाब लीक हो रहा है तो उस व्यक्ति का कॉन्स्टिपेशन ठीक करिए।
जैसे ही व्यक्ति का कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, इसमें पड़ने वाला दबाव भी कम हो जाएगा ब्लैडर में, और यूरिन लीक नहीं होगा तो ये भी ठीक हो जाएगा। इसलिए याद रखना, यूरिनरी इनकंटिनेंस को ठीक करने के लिए नर्स क्या करेगी, कुछ हथकंडे काम में लेगी जो कॉन्स्टिपेशन को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। जैसे ही कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ब्लैडर पे पड़ने वाला दबाव भी नहीं लगेगा, जिसकी वजह से यूरिनरी इनकंटिनेंस नहीं होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है एनकरेज करेंगे कैफीन, गलत बच्चे। कैफीन तो और ज़्यादा डायूरेटिक कराता है, कैफीन और ज़्यादा पेशाब निकालता है बाहर, डायूरेटिक होता है। और कार्बोनेटेड बीवरेजेस भी क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं ब्लैडर को, जिसकी वजह से और ज़्यादा पेशाब बाहर निकलता है, तो वो भी बढ़ा देते हैं यूरिनरी इनकंटिनेंस को। ठीक है, कोशिश करेंगे कि व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन ना हो, यही सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 537 छोड़ दीजिए, नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 538 भी छोड़ दीजिए, कोई ऐसा हमें इससे कोई कॉन्सेप्ट सीखने को नहीं मिल रहा है, बस आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर आप लोग पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 539। अ क्लाइंट इज डायग्नोज्ड इज हैविंग एक्सप्रेसिव एफेजिया, एक व्यक्ति को एक्सप्रेसिव एफेजिया, व्हाट इज द इम्पेयरमेंट डज द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू एग्जिबिट। तो व्यक्ति को किस चीज़ में दिक्कत होगा, मैंने बोला था ना, एक्सप्रेसिव एफेजिया अपने आप की अपने थॉट्स अपनी फीलिंग्स को बयां नहीं कर पाता है, दूसरों को बता नहीं पाता है, और रिसेप्टिव एफेजिया वाला समझ नहीं पाता है जो दूसरों के द्वारा बोला गया है। ठीक है, तो एक्सप्रेसिव एफेजिया में नर्स जानेगी कि वो बोल नहीं पाएगा या फिर लिख नहीं पाएगा, स्पीकिंग और राइटिंग में उसको दिक्कत होगी। और याद रखें एक्सप्रेसिव एफेजिया किस में डैमेज होने की वजह से होता है, ब्रोकाज एरिया, ये पूछा जाता है। ब्रोकाज एरिया में डैमेज होने की वजह से एक्सप्रेसिव एफेजिया होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ब्रो एक्सप्रेस तो कर अपनी फीलिंग, ब्रो एक्सप्रेस कर अपनी फीलिंग। यानी एक्सप्रेसिव एफेजिया किसकी वजह से होता है, ब्रोकाज एरिया की वजह से। और रिसेप्टिव एफेजिया किसकी वजह से होता है, वर्निक्स एरिया की वजह से, वर्निक्स एरिया की वजह से होता है रिसेप्टिव एफेजिया। चलिए नेक्स्ट, जो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चे ये कौन सा है मुझे बताइए। यहाँ पर लिखा हुआ अंडरस्टैंडिंग स्पीच एंड राइटिंग, समझ नहीं पा रहा है, ये है रिसेप्टिव एफेजिया, रिसेप्टिव एफेजिया, और ये वर्निक्स एरिया में डैमेज होने की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 540। व्हाट एक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म केयर ऑफ अ क्लाइंट विद एक्सप्रेसिव एफेजिया। जिस व्यक्ति को एक्सप्रेसिव एफेजिया है, वो बोल नहीं पा रहा है, बयान नहीं कर पा रहा है, उसमें लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा नर्स का, वो बिगिन करेगी हेल्पिंग द क्लाइंट टू एसोसिएट वर्ड्स विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्ड्स को एसोसिएट करेगी और उसकी मदद करेगी कि धीरे धीरे वो वर्ड्स को सीख पाए और धीरे धीरे वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाए। तो आंसर जाएगा कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ उसको क्या करना है, जो वर्ड्स है उनको एसोसिएट करना है, उनको जोड़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 541। विच नर्सिंग एक्शन इज स्पेसिफिक टू प्लान ऑफ केयर ऑफ अ क्लाइंट विद ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। एक व्यक्ति जिसे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, उसमें से नर्स किस चीज़ का ध्यान रखेगी। याद रखना बच्चे, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में उसके बहुत ज़्यादा दर्द होती है चेहरे में, और अगर उसके इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है चेहरे में तो क्या वो कुछ पी पाएगा, नहीं। पानी पिएगा, नहीं। कुछ और चीज़ पी पाएगा, नहीं। खाना खाएगा, नहीं। तो याद रखना वो खाना भी नहीं खा पाएगा, पानी भी नहीं पी पाएगा दर्द के मारे। तो आप अलर्ट रहिए, कहीं व्यक्ति को पानी ना पीने की वजह से डिहाइड्रेशन ना हो जाए, खाना ना खाने की वजह से स्टारवेशन हो जाए, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया वाले व्यक्ति को पेन की वजह से वो खा पी नहीं सकता, इसलिए डिहाइड्रेशन और स्टारवेशन के लिए व्यक्ति को देखना है। चलिए देखते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। तो देखो बच्चे, ये होता है ट्राइजेमिनल नर्व। ये ट्राइजेमिनल नर्व इस तरीके से यहाँ पर फेस में डिवाइडेड होती है, और अगर किसी को ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है तो उसको अचानक से बच्चे कोई भी सेंसेशन, जैसे अचानक किसी कोल्ड चीज़ से या हॉट चीज़ से या उसके सामने कोई ठंडी हवा गुजर गई, इन सारी चीज़ों से उसको क्या होगा, पेन होता है। और देख लीजिए चेहरे के किस किस हिस्से में उसको सडन पेन फील होगा। इसकी वजह से व्यक्ति कई बारी वो इंजेक्शन नहीं करेगा, खाना नहीं खाएगा, और हो सकता है पेशेंट को कि स्टारवेशन या फिर डिहाइड्रेशन पेशेंट में देखने को मिले। यह है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। क्वेश्चन आता है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कार्बामाजिपाइन होती है। कार्बामाजिपाइन ड्रग ऑफ चॉइस होती है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की। और एक क्वेश्चन नर्सिंग जगत में बहुत बारी पूछा गया बच्चे, ये जो ड्रग है ना कार्बामाजिपाइन, ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए तो दी जाती है, पर इसका एक साइड इफेक्ट होता है। ये क्या करती है, बॉडी में जाकर WBC के लेवल को कम कर देती है, WBC के लेवल को कम कर देती है, जिसे हम कहते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइटोसिस। इसलिए कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है
कि जिस व्यक्ति को कार्बामाजिपाइन दी जा रही है ड्रग, जो कि क्या होती है, सीजर की ड्रग होती है बच्चे, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग होती है कार्बामाजिपाइन, जिस व्यक्ति को दी जा रही है उसका पीरियडिकली क्या ब्लड टेस्ट करेंगे, सीबीसी, ताकि आप उसमें देख सको कि डब्ल्यूबीसी का अमाउंट कहीं ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट है कि ये क्या कराती है, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। याद रखना, कार्बामाजिपाइन जहाँ भी सुनोगे वहाँ पर ये टर्म याद रखना, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस डब्ल्यूबीसी के लेवल को कम करती है। चलिए मुझे बताइए, साइकेट्री की ऐसी कौन सी ड्रग है जो ए ग्रेनुलोसाइटोसिस करती है? बहुत फेमस ड्रग है, बहुत फेमस ड्रग है, बताइए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप ढूंढेंगे क्लोजापाइन। क्लोजापाइन एक ड्रग है जो एक ग्रेनुलोसाइटोसिस कराती है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति को क्लोजापाइन चल रही है उसका भी पीरियडिकली सीबीसी टेस्ट करते रहते हैं, ताकि हम देखते रहें कहीं डब्ल्यूबीसी ज़्यादा कम तो नहीं हो रही है उसकी बॉडी में। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है और कार्बामाजिपाइन वाला क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 542। व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर या फिर साइन एंड सिम्टम डज अ नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट विद टिक डोलेक्स? टिक डोलेक्स का मतलब क्या होता है बच्चे? ये जो टिक डोलेक्स होता है ना, ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को ही बोलते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का ही दूसरा नाम क्या होता है? टिक डोलेक्स। अब मुझे बताओ, सबसे पहला प्रश्न आएगा, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कौन सी क्रेनियल नर्व की डिसफंक्शन की वजह से होता है? क्रेनियल नर्व फिफ्थ। पहला क्वेश्चन ये याद रखना, फिफ्थ क्रेनियल नर्व मैंने अभी आपको दिखाया था, फेस में जाता है, उसका अगर कंप्रेशन हो जाए या डिसफंक्शन हो जाए, उसकी वजह से पेशेंट की फेस में सडन पेन होने लग जाता है किसी ठंडी चीज़ या गर्म चीज़ की वजह से, और बहुत सडन पेन होता है, उसको हम कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। इसके ड्रग ऑफ चॉइस भी मैंने आपको बता दिया है, कार्बामाजिपाइन होती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? एक्सिक्रूटिंग फेशियल पेन, एकदम से बहुत सडन शार्प फेशियल पेन स्टार्ट होगा, और ट्विचिंग होगी माउथ में ट्विचिंग होना और पेन होना, ठीक है। ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में देखा जाता है। अब यहाँ पे लिखा है यूनिलेटरल फेशियल वीकनेस। देखो बच्चे ध्यान से, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, यूनिलेटरल चेहरे की एक तरफ फेशियल का वीकनेस आना, पेन नहीं वीकनेस लिख रहा है, तो बच्चे ये तो बेल्स पाल्सी में होता है। बेल्स पाल्सी में याद है ना आपको, चेहरे का एक साइड वीक हो जाता है सेवंथ क्रेनियल नर्व की वजह से, लेकिन पेन होना और ट्विचिंग ऑफ माउथ होना फिफ्थ क्रेनियल नर्व की वजह से होता है, जिसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहा जाता है, ठीक है। और आई लिड के लिए कौन सी जरूरी होती है? थर्ड क्रेनियल नर्व, ठीक है। प्यूपिल के कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन के लिए भी कौन सी जरूरी होती है? थर्ड क्रेनियल नर्व। गैग रिफ्लेक्स के लिए कौन सी जरूरी होती है? 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व, ये याद रखिएगा। और आई के मूवमेंट के लिए कौन सी जरूरी होती है? आई के मूवमेंट के लिए 3rd, 4th और 6th, 3 जरूरी होती है आई की मूवमेंट के लिए। तो खासकर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लक्षण याद रखना, फेस में सडन पेन होना, फेस में ट्विचिंग होना किसी भी ठंडे या गर्म वस्तु के साथ, उसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 543। व्हाट नर्सिंग एक्शन शुड द नर्स टेक टू प्रिवेंट प्रिसिपिटेटिंग अ पेनफुल अटैक इन अ क्लाइंट विद टिक डोलेक्स? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया वाले व्यक्ति या फिर टिक डोलेक्स वाले व्यक्ति में नर्स को क्या नहीं करना चाहिए ताकि उसके फेस में दर्द ना हो? आंसर जाएगा अवॉइड वॉकिंग स्विफ्टली बाय द क्लाइंट। स्विफ्टली मतलब हाई स्पीड में, बहुत हाई स्पीड में लहराते हुए पेशेंट के सामने से आपको नहीं गुजरना है, क्योंकि जैसे ही आप बहुत हाई स्पीड में पेशेंट के सामने से गुजरोगे, एयर करंट, हवा का झोंका आपके साथ साथ जाएगा, और उतना ही हवा का झोंका बहुत होता है उसके फेस में पेन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया वाले व्यक्ति में एकदम से अगर स्पीड एयर करंट में भी चेंज हो, एकदम से एयर करंट में चेंज हो, या फिर कोई ठंडी चीज़ वो खा ले, या फिर वो कोल्ड वाटर से मुंह धो ले, या फिर किसी बहुत ज़्यादा हॉट वाटर से मुंह धो ले, इन सब से उसके क्या हो सकता है? फेस में पेन स्टार्ट हो सकता है। इसलिए आपको हाई स्पीड में या फिर स्विफ्टली पेशेंट के आगे से नहीं गुजरना है। अवॉइड वॉकिंग स्विफ्टली बाय द पेशेंट, ये ध्यान रखें ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया वाले व्यक्ति में। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 544। क्वेश्चन पूछ रहा है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए कौन सी ड्रग आप दोगे व्यक्ति को? सीधा सा आंसर जाएगा कार्बामाजिपाइन, क्योंकि कार्बामाजिपाइन ड्रग ऑफ चॉइस होती है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जहां पर मुझे बताइए बच्चे एल्यूप्रोनॉल किस लिए यूज होता है? एल्यूप्रोनॉल यूज होता है गाउट में, ठीक है। एमआई किस लिए यूज होता है? मॉर्फिन सल्फेट हम एमआई में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये गाउट में। कार्बामाजिपाइन यूज करते हैं
ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 545। व्हाट साइन एंड सिम्टम डज द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट विद ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। अगर किसी व्यक्ति को ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है या फिर टिक डोलेक्स है तो क्या क्या लक्षण देखे जा सकते हैं मरीज में। एक तो बच्चे एग्जॉस्शन एंड फटीग बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होने की वजह से वो पेशेंट काफ़ी थक जाता है, काफ़ी एग्जॉस्टेड फील करता है ना। और इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, याद रखना वो व्यक्ति अच्छे से खा पी नहीं सकता क्योंकि उसको बार बार डर लगता है कि कहीं मेरे कुछ खाने की वजह से फिर से दर्द स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। तो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन इनटेक बिकॉज ऑफ फियर ऑफ प्रिसिपिटेटिंग एन अटैक। इसीलिए तो हमने कहा था कि डिहाइड्रेशन होने का खतरा या फिर स्टारवेशन होने का खतरा ज़्यादा है उस व्यक्ति में जिसमें ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है, क्योंकि उसको कुछ ठंडा गर्म खाते ही सडनली पेन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और एक्सट्रीम पेन होता है फेस में। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 3rd एंड 5th इसका आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 546 आने वाला है आपके नेक्स्ट एग्जाम्स में, पूछा जाएगा व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू। नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी क्लाइंट को कि आप कैसे लिमिट कर सकते हो वो पेन को जो हो रहा है आपको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की वजह से। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की वजह से होने वाले पेन को आप कैसे लिमिट कर सकते हो, कम कर सकते हो। च्यू ऑन अनअफेक्टेड साइड, जिस साइड में, चेहरे के जिस साइड में आपको दर्द नहीं हो रहा है उस साइड में आपको खाने को क्या करना है, च्यू करना है, चबाना है, ठीक है। इससे आपका दर्द बढ़ेगा नहीं, कम होगा। अगर जिस तरफ अफेक्टेड है उसी तरफ आप खाने को चबाएंगे तो आपका दर्द और बढ़ सकता है। इसलिए अनअफेक्टेड साइड में आपको हमेशा खाने को क्या करना है, च्यू करना है। ये देखिए बच्चे, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में क्या होता है, ट्राइजेमिनल जो नर्व है 5th क्रेनियल नर्व, उसके कंप्रेशन की वजह से पेशेंट को ऐसे सडन शार्प पेन होता है फेस में। ये इमेज देख लीजिए आप, बहुत ज़्यादा पेन होगा उसको, इसलिए उसको ठंडा गर्म खाने से रोकना है, उसके सामने से हाई स्पीड में नहीं गुजरना है, उसको कोई भी हॉट चीज़, कोल्ड चीज़ या फिर ठंडे पानी से, गर्म पानी से मुंह धोने से रोकना है। उसको कार्बामेज़ेपाइन ड्रग देनी है, कार्बामेज़ेपाइन अगर दोगे तो WBC के लेवल को देखना है। ये सारे के सारे प्रश्न ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया से आपके लिए बनेंगे। और उसको अनअफेक्टेड साइड में, जो चेहरे का साइड अफेक्टेड नहीं है, वहाँ पर खाने को चबाने के लिए बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 547 देखिए, व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन प्लानिंग केयर ऑफ अ क्लाइंट विद बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी किस वजह से होती है बच्चे, 7th क्रेनियल नर्व, चेहरे की एक साइड में वीकनेस का आ जाना कहलाता है बेल्स पाल्सी, जो कि 7th क्रेनियल नर्व की वजह से होती है। उस व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन प्लान ऑफ केयर, क्या प्लान ऑफ केयर नर्स इंक्लूड करेगी उस व्यक्ति के जिसको बेल्स पाल्सी है। तो याद रखना, बेल्स पाल्सी वाला व्यक्ति अपनी जिस साइड अफेक्टेड होती है उस आइज़ को क्लोज नहीं कर पाते बच्चे। ये आइज़ क्लोज हो जाएगी पर ये वाली आइज़ क्लोज नहीं हो पाती है, इतनी ओपन रहती है। तो वहाँ पर कहीं कॉर्नियल डैमेज ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना होता है, कहीं कॉर्नियल डैमेज ना हो जाए। तो कॉर्नियल डैमेज से प्रिवेंट करें, तो इसका आंसर यही जाएगा, प्रिवेंटिंग कॉर्नियल डैमेज। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ किस तरीके से आइज़ क्लोज नहीं होंगी उस व्यक्ति में जिसमें बेल्स पाल्सी है। देखिए यहाँ पर देखिए, नो आईब्रो मूवमेंट, आईब्रोज का मूवमेंट नहीं होता है, ड्रूपिंग आईलेड एंड नॉट एबल टू क्लोज आई, आईज ड्रूप करेंगी और ये आंख पूरी बंद नहीं हो पाएगी, जबकि ये नॉन अफेक्टेड आई पूरी बंद होगी लेकिन ये अफेक्टेड आई बंद नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से कॉर्निया में डैमेज हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति को बेल्स पाल्सी है तो उसके कॉर्नियल डैमेज को बचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। नो चीक मूवमेंट और कॉर्नर ऑफ माउथ ड्रूप कर जाएगा। देखिए मुंह नीचे की तरफ आएगा, आइज़ नीचे की तरफ आएंगी तो क्लोज नहीं हो पाएंगी। अब कभी भी एग्जाम्स में आपको लक्षण भी दे सकते हैं और पूछेगा कि इस व्यक्ति को क्या है, वो बोलेगा माउथ ड्रूप कर रहा है, आईलिड ड्रूप कर रही है, आईब्रो मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये देखो ये लिख देगा वो आपको क्वेश्चन में लिखेगा एक व्यक्ति अपने आईब्रो को क्लोज नहीं कर पा रहा है, उसकी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो रही है, आईलिड नीचे की तरफ हो रही है, इनएबिलिटी टू पफ चीक्स, जैसे हम लोग गालों के अंदर गुब्बारा भरते समय हवा भरते हैं ना, तो वैसे ये हवा नहीं भर पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये हवा भरेगा यहाँ साइड से हवा निकल जाएगी, इसलिए इनएबिलिटी टू पफ चीक, यानी चीक को पफ नहीं बना पाता है उसके अंदर, ठीक है, हवा नहीं भर पाएगा गालों के अंदर। ड्रूपिंग एयर ऑफ माउथ बाय ड्राई माउथ, और ड्रूपिंग माउथ भी देखने को मिलेगी। तो ये सारे लक्षण किस में देखने को मिलते हैं, बेल्स पाल्सी में, ठीक है। ये देखिए सारे के सारे ड्रूपिंग ऑफ माउथ, ड्रूपिंग ऑफ आई,
ये दो आपको मेन लक्षण इसमें दिखेंगे। और जब भी ये प्रश्न आएगा याद रखें, कॉर्नियल डैमेज हो सकता है, उससे प्रिवेंट करने की जिम्मेदारी नर्स की है। और बेल्स पाल्सी 7th क्रेनियल नर्व की वजह से होता है। ये देखो 7th क्रेनियल नर्व जिसे फेशियल नर्व कहा जाता है, उसमें अगर वीकनेस, उसका डिस्फंक्शन हो जाए तो चेहरे में क्या आ जाएगी, एक साइड को क्या आ जाएगी, वीकनेस। चलिए, तो आंसर क्या जाएगा, कॉर्नियल डैमेज को बचाना है बेल्स पाल्सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 548 को छोड़ दीजिएगा, आप लोग अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा घर में, ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक छोटी सी बात याद रखना बच्चे, बेल्स पाल्सी वाले व्यक्ति में क्योंकि वो अच्छे से चबा नहीं पाता है, तो उसके माउथ को बार बार देखो, कहीं ऐसा तो नहीं खाना वहीं पर रह गया है बकल पाउच में, क्योंकि उसकी वजह से डेंटल कैरीज हो सकती हैं। रिस्क ऑफ डेंटल कैरीज, उसके दांत वगैरह खराब हो सकते हैं, क्योंकि रिटेन्ड फूड पार्टिकल हो सकती है उस साइड में, क्योंकि वो अच्छे से व्यक्ति चू नहीं कर पाएगा, चबा नहीं कर पाएगा। इसलिए क्वेश्चन भी आता है कि किसी व्यक्ति को बेल्स पाल्सी है तो आप क्या करोगे, आप उसके बकल पाउच को देखोगे कि कहीं वहाँ खाना तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो अच्छे से चबाने के कारण, क्योंकि वो अच्छे से चबा नहीं पा रहा है, हो सकता है कि कुछ फूड पार्टिकल बाद में खाने के बाद में भी वहाँ पर बचा हुआ हो। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट का बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 549, What clinical indicator does the nurse anticipate in a client with exacerbation of multiple sclerosis? तो ये कह रहा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले व्यक्ति में क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। दो ही लक्षण, एक तो डबल विजन देखने को मिलता है और एक स्कैनिंग स्पीच देखने को मिलती है। स्कैनिंग स्पीच एंड डबल विजन, ये दो देखने को मिलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। रेस्टिंग ट्रिमर किस में देखने को मिलता है, पार्किंसन में। पार्किंसन में आपको रेस्टिंग ट्रिमर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस से क्वेश्चन आता है बच्चे, आप जब भी पढ़ेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा अपने मन में कि इसमें देखने को मिलता है चारकोट ट्रायड। क्या बोलते हैं उसको, चारकोट ट्रायड। चारकोट ट्रायड ये पूछा जाता है। जैसे आईसीपी बढ़ता है तो कौन सा ट्रायड देखा जाता है, कुशिंग ट्रायड। वैसे ही मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखा जाता है चारकोट ट्रायड। उसमें 3 चीज़ें आती हैं और ये न जाने कितनी बार एग्जाम में आई हुई हैं। एक आता है इंटेंशनल ट्रिमर, दूसरा आता है निस्टिग्मस और तीसरा आता है स्कैनिंग स्पीच। तो कई बारी तो पहले एग्जाम्स में पूछा गया है कि चारकोट ट्रायड किस में देखा जाता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और चारकोट ट्रायड में आने वाले 3 लक्षण कौन से होते हैं, इंटेंशनल ट्रिमर, निस्टिग्मस एंड स्कैनिंग ऑफ स्पीच, ये 3। आइए मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस लिखा हुआ है, चारकोट ट्रायड, और साफ तौर पे लिखा हुआ है SIN, सिन से इसे याद किया गया है बच्चे, याद रखना। चारकोट ट्रायड याद करने का तरीका सिन, S से स्कैनिंग स्पीच, I से इंटेंशनल ट्रिमर और N से निस्टिग्मस, ठीक है। ये याद रखिएगा, देखिए सब ने इसे सिन से याद किया हुआ है, SIN, स्कैनिंग स्पीच, इंटेंशनल ट्रिमर एंड निस्टिग्मस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता क्या है बच्चे, डीमाइलिनेशन हो जाता है, डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर। नर्व्स जो होती हैं उनका डीमाइलिनेशन हो जाता है किसमें, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। तो ये देखिए बच्चे, ये नॉर्मल फाइबर है, इसमें स्वान सेल्स हैं, नोड ऑफ रणवीर है, नर्व फाइबर है, और ये है मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाली नर्व। इसमें देखिए जो माइलिन सेट है ना नर्व के ऊपर, वो डैमेज हो जा रही है, जिसे हम कहते हैं डीमाइलिनेशन होना। और जिसकी वजह से जो नर्व फाइबर है अब वो एक्सपोज्ड हो जा रही है कि ऊपर की जो लेयर है माइलिन सेट है वो डैमेज हो चुकी है। इसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं और इसमें चारकोट ट्रायड देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 550, विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस इंडिकेट द नर्स दैट द क्लाइंट नीड फर्दर टीचिंग। कौन सी चीज़ ऐसा पेशेंट नर्स को बताएगा जिससे कि नर्स को लगेगा कि पेशेंट को अभी और बताने की ज़रूरत है, वो गलत बोल रहा है। तो जब भी पेशेंट देखिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले में क्या अफेक्टेड हो रही है, नर्व इफेक्टेड हो रही है। तो जो आपके हाथ पाँव की नर्व है ना बच्चे, वो अफेक्टेड हो रही है। तो क्या जब आप हॉट या कोल्ड वाटर अपने हाथ पाँव में लगाएंगे तो क्या आपको सेंसेशन उतना अच्छा होगा, नहीं। तो जब आपके सेंसेशन उतना अच्छा नहीं होगा तो आपको रिस्क है कि आपको बर्न हो सकता है। इसीलिए जब भी मरीज बोले कि मैं हॉट बाथ लूँगा, आई विल टेक अ हॉट बाथ टू रिलैक्स माई मसल, मैं एक हॉट वाटर से
बात लूँगा तो आपको पेशेंट को मना करना है। कहीं ऐसा ना हो कि पानी ज़्यादा गर्म हो और पेशेंट का बर्न हो जाए, क्योंकि व्यक्ति को तो सेंसेशन नहीं आएगी क्योंकि उसके नर्व क्या है, अफेक्टेड है। ठीक है, इसलिए याद रखें, अगर पेशेंट ये लाइन बोलता है कि मैं हॉट वाटर से नहाऊंगा तो हमें उसे मना करना है और उसे बोलना है कि आपके सेंसेशन अभी डिक्रीज हो रखे हैं, इसीलिए आपको बर्न हो सकता है, इसीलिए आप गर्म पानी से या उस पानी से ना नहाएं। ठीक है, क्योंकि आपके डिक्रीज्ड सेंसेशन है, बर्न हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 551, a recently hospitalized client with multiple sclerosis is concerned about generalized weakness। एक व्यक्ति जिसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसको जनरलाइज्ड वीकनेस हो रही है एंड फ्लक्चुएटिंग फिजिकल स्टेटस, और फिजिकल स्टेटस काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द क्लाइंट। याद रखना बच्चे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के व्यक्ति को बहुत ज़्यादा थकावट लगती है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना है, जो भी उसको बोलना है कि आप दिन में जो भी काम करो ना उसके बीच में थोड़ा सा गैप रखो, स्पेसिंग एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द डे। ये इसका सही आंसर जाता है। टारगेट हाई वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछा है, अगर आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं दिन में उसके बीच में गैप रखेंगे, उसके बीच में रेस्ट करेंगे तो आपको मतलब फटीग, थकावट नहीं होगी, ये उससे बोलना है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले व्यक्ति के जो भी एक्टिविटीज़ है उनके बीच में उसको रेस्ट करने के लिए बोलना है, स्पेस करना है एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द डे, और थोड़ी थोड़ी देर बाद गैप में उसे एक्टिविटीज़ करने के लिए बोलना है। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 552, अ क्लाइंट विद गुलिन-बेरी सिंड्रोम। एक व्यक्ति को गुलिन-बेरी सिंड्रोम है, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है 3 दिन के लिए। विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट अ नीड फॉर मोर फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग। कौन सा अगर आप फाइंडिंग यहाँ पर पाते हैं मरीज में तो नर्स को लगेगा कि मैं उसे और बार बार देखूँ, कहीं और ज़्यादा वर्सनिंग तो ना हो जाए। याद रखना बच्चे, गुलिन-बेरी सिंड्रोम में क्या होता है, कोई भी मरीज होता है ना, उसकी वीकनेस जो होती है वो नीचे से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे बॉडी के ऊपर बढ़ती जाएगी पैरालिसिस। यानी पैरालिसिस स्टार्ट कहाँ से होती है, उसके नीचे से, फीट से, और पैरालिसिस धीरे धीरे ऊपर जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम गुलिन-बेरी सिंड्रोम है, GB। याद रखिए, ग्राउंड टू ब्रेन, ग्राउंड से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा पैरालिसिस, ब्रेन से। ग्राउंड से शुरू होकर पैरालिसिस कहाँ जाएगा, ऊपर ब्रेन की तरफ। ठीक है, इसीलिए पैरालिसिस हमेशा इसमें कैसा देखा जाता है, असेंडिंग पैरालिसिस या असेंडिंग वीकनेस। नीचे से वीकनेस शुरू होगी और ऊपर की तरफ जाएगी, इसे असेंडिंग वीकनेस कहा जाता है, असेंडिंग पैरालिसिस। एक तो ये बात ध्यान रखना। और दूसरा बच्चे, इस व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमें कुछ लेना देना नहीं है। पेशेंट को पैरालिसिस हो जाए, अरे कोई नहीं, छोड़िए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब ये पैरालिसिस यहाँ पर आ जाएगा ना, रेस्पिरेटरी के लेवल पे, और अगर रेस्पिरेटरी के मसल का पैरालिसिस हो गया तो समझ जाओ व्यक्ति की सीधा डेथ होगी। इसीलिए कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, GB यानी गुलिन-बेरी सिंड्रोम अगर किसी व्यक्ति को है तो सबसे ज़्यादा नर्स उसका क्या देखेगी, नर्स ये देखेगी रेस्पिरेटरी फंक्शन। कहीं ऐसा तो नहीं कि रेस्पिरेटरी में क्या हो चुका है, पैरालिसिस। अगर रेस्पिरेटरी में पैरालिसिस हुआ तो खुद विष्णु भगवान भी उसे ज़मीन पर आके नहीं बचा सकते। तो याद रखना, गुलिन-बेरी सिंड्रोम में नर्स का अगर वो बोलेगा कि आप क्या देखोगे तो आप उसका रेस्पिरेटरी वाला फंक्शन देखो। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्या जाती है इसमें, रेस्पिरेटरी। डेथ किस वजह से हो सकती है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से, क्योंकि रेस्पिरेटरी की कौन सी मसल है बताओ, डायाफ्राम। अगर डायाफ्राम का पैरालिसिस हो जाए तो रेस्पिरेशन होगा ही नहीं, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो पेशेंट की डेथ होना कंफर्म्ड है। ठीक है, तो गुलिन-बेरी सिंड्रोम में कौन कौन सी बातें ध्यान रखेंगे, ग्राउंड से ब्रेन की तरफ पैरालिसिस होता है जिसे असेंडिंग पैरालिसिस कहते हैं, और रेस्पिरेटरी में पैरालिसिस ना हो जाए इसका सबसे बड़ा ध्यान रखेगी नर्स, और सारी प्रायोरिटी किस पे चली जाएगी, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 553, व्हाट डज द नर्स अंडरस्टैंड दैट द क्लाइंट विद मिस्थीनिया ग्रेविस, गुलिन-बेरी सिंड्रोम, अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस शेयर कॉमन। मिस्थीनिया ग्रेविस, गुलिन-बेरी सिंड्रोम और ALS, अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस में क्या चीज़ कॉमन है बच्चे, तीनों में एक ही चीज़ कॉमन है। मिस्थीनिया ग्रेविस में भी क्या हो रही है, वीकनेस हो रही है, और वीकनेस किस में होती थी, मसल में, मसल वीकनेस देखने को मिल रही है। गुलिन-बेरी सिंड्रोम में भी वीकनेस हो रही है मसल्स में, तो इसमें भी मसल की वीकनेस या पैरालिसिस देखने को मिल रहा है, और अमायोट्रोपिक लेटरोस्क्लेरोसिस में भी मसल वीकनेस देखने को मिलती है। लेकिन ये सबसे खतरनाक कब हो जाएगा, जब कौन सी मसल का वीकनेस हो जाए, रेस्पिरेटरी मसल का।
रेस्पिरेटरी मसल का अगर वीकनेस हो जाए तो सबसे खतरनाक बात होगी, पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसीलिए इस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा रिस्क किसका होता है? रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन का। तो ये तीनों बीमारियां जब भी होंगी व्यक्ति को रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन के लिए देखना है, ठीक है, खासकर गुलिन-बेरी सिंड्रोम के साथ। इसलिए मुझे बताओ आंसर क्या होगा? इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। इन तीनों में ही व्यक्ति को रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन की जो रिस्क है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी की मसल का पैरालिसिस हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब मुझको बताओ, रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस हुआ तो वाइटल कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, वाइटल कैपेसिटी वगैरह कम हो जाएगी। अच्छा, क्या वो स्वेलो कर पाएगा? नहीं। क्या वो सीक्रेशंस को बाहर फेंक पाएगा क्योंकि मसल वीकनेस है? नहीं। और अगर स्वेलोइंग नहीं कर पाएगा अच्छे से तो हो सकता है कि अगर पेशेंट स्वेलो नहीं कर पा रहा है तो पेशेंट को एस्पिरेशन हो जाए, तो पेशेंट एस्पिरेशन से भी उसकी डेथ हो सकती है। तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन आने की खतरा सबसे ज़्यादा होता है इन तीनों में, और खासकर गुलिन-बेरी सिंड्रोम तो जैसे ही आप नाम पढ़ो सीधा ध्यान जाना चाहिए रेस्पिरेटरी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 554। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ गुलिन-बेरी सिंड्रोम। एक व्यक्ति को गुलिन-बेरी सिंड्रोम है। द नर्स आइडेंटिफाई दैट द क्लाइंट इज हैविंग डिफिकल्टी एक्सपेक्टोरेटिंग रेस्पिरेटरी सिक्रेशन। व्यक्ति को गुलिन-बेरी सिंड्रोम है और नर्स ये देखती है कि जो व्यक्ति है ना वो अपना कफ वगैरह बाहर नहीं निकाल पा रहा है, अपना सिक्रेशन बाहर नहीं फेंक पा रहा है, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन को एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पा रहा है, बाहर नहीं निकाल पा रहा है। व्हाट शुड द नर्स फर्स्ट इंटरवेंशन? सबसे पहले नर्स क्या करेगी? ध्यान रखें, अगर गुलिन-बेरी सिंड्रोम है और वो अपने कफ वगैरह के थ्रू अपना सिक्रेशन बाहर नहीं निकाल पा रहा है तो आप सबसे पहले सक्शन करो, सबसे पहले सक्शन करो क्लाइंट का, क्योंकि पेटेंट एयरवे होना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है किसी भी पेशेंट में। पेटेंट एयरवे, एयरवे हमेशा पेटेंट होना चाहिए, ये हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और अगर वो पहले ही क्वेश्चन में लिख दे रहा है कि वो सिक्रेशन को बाहर नहीं फेंक पा रहा है तो आप समझ जाओगे कि इस पेशेंट का एयरवे पेटेंट नहीं है। सबसे पहले मैं सक्शन कर लेती हूँ, एयरवे को पेटेंट कर देती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि वो ना तो डीप ब्रेथ कर पा रहा है ना ही वो कफ कर पा रहा है, ठीक है, तो हो सकता है पेशेंट को एस्पिरेशन का रिस्क हो, वो मर सकता है, इसीलिए पेटेंट एयरवे करवाइए सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 555। व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन इज एंटिसिपेटेड फॉर अ क्लाइंट विद गुलिन-बेरी सिंड्रोम? फिर से गुलिन-बेरी सिंड्रोम, और जब भी गुलिन-बेरी सिंड्रोम आए सारा ध्यान किस पे जाना चाहिए? रेस्पिरेटरी। तो आ जाइए, तो आंसर क्या जाएगा? क्या नर्सिंग इंटरवेंशन देगी गुलिन-बेरी सिंड्रोम को? मेंटेनिंग वेंटिलेटर सेटिंग टू सपोर्ट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को सपोर्ट करने के लिए वेंटिलेटर आपको अवेलेबल रखना है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड से पैरों से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है पैरालिसिस, और जिस दिन रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस हो गया या फिर डायफ्राम का पैरालिसिस हो गया उस दिन उस व्यक्ति को जरूरत पड़ने वाली है वेंटिलेटर की। तो मेंटेनिंग वेंटिलेटर सेटिंग, वेंटिलेटर की सेटिंग को पूरा मेंटेन करके रखें ताकि सपोर्ट हो सके रेस्पिरेशन। जब भी गुलिन-बेरी सिंड्रोम आएगा पूरा ध्यान किस पे जाएगा? रेस्पिरेशन। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 556। 556 में कह रहा है, नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट इन होम विद द डायग्नोसिस ऑफ अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसे ALS कहा जाता है। अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस में मैंने आपको बताया ना बच्चे, इसमें भी क्या होता है, मसल में क्या होती है? वीकनेस होती है। अब अगर मसल में वीकनेस है तो क्या होगा? कौन सी पोजीशन इसको देंगे? विच पोजीशन शुड द नर्स रिकमेंड द क्लाइंट अज्यूमिंग आफ्टर ईटिंग? खाने के बाद कौन सी पोजीशन आप उसको दोगे? याद रखना, जिसमें भी मसल वीकनेस है हो सकता है बच्चे कि वो सलाइवा को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, और अगर अच्छे से सलाइवा वगैरह मैनेज नहीं कर पाएगा, अच्छे से वो स्वेलोइंग नहीं कर पाएगा क्योंकि मसल में तो वीकनेस है, तो क्या वो चीज़ों को घूट पाएगा? नहीं। अगर वो स्वेलो नहीं कर पाएगा सलाइवा वगैरह को तो हो सकता है कि पेशेंट में एस्पिरेशन हो जाए, और जैसे पेशेंट में एस्पिरेशन होगा पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसलिए एस्पिरेशन से बचाने के लिए पेशेंट को सेमी फाउलर पोजिशन दो, सेमी फाउलर पोजीशन दो, ठीक है, सेमी फाउलर पोजीशन दो, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, जो एब्डोमिनल ऑर्गन में प्रेशर पड़ रहा है वो भी कम पड़ेगा, है ना। तो सेमी फाउलर पोजीशन देंगे उस व्यक्ति को जिसको अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, ठीक है, सेमी फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 557। क्वेश्चन नंबर 557। अ होम केयर नर्स इज काउंसलिंग अ क्लाइंट विद अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। एक व्यक्ति में ALS अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस की काउंसलिंग चल रही है। व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड इन द डिस्कशन? क्या डिस्कशन में नर्स इंक्लूड करेगी? सीधी सी बात है, इसमें मसल वीकनेस देखने को मिलेगी, तो सारी चीज़ें मसल वीकनेस से रिलेटेड करेंगे, जैसे कि पूरे दिन में जो एक्टिविटीज़ है उनके बीच में गैप रखना,
स्पेसिंग एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द डे, मल्टीपल स्किल ड्रॉस में भी हम यही कर रहे थे। और क्या कर सकते हैं, एंटिसिपेट द यूज़ ऑफ अल्टरनेट वे टू कम्युनिकेट, क्योंकि व्यक्ति में मसल वीकनेस है तो हो सकता है कि वो प्रॉपर कम्युनिकेशन ना कर पाए, तो दूसरा अल्टरनेटिव रास्ते भी रखने हैं कि जिससे वो दूसरों से कम्युनिकेट कर पाए। ये दो ही चीज़ें हैं बस, ठीक है, क्योंकि स्पीच में उसको डिफ़िकल्टी होगी मसल वीकनेस की वजह से। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं।